बीकॉम्स के प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का शंकर सर की क्लास में। 10वीं बोर्ड और 12वीं बोर्ड की टाइम टेबल आ चुकी है। 1 और 2 मार्च से पेपर स्टार्ट है और कॉलेज लेवल का जो टाइम टेबल बनता है इनमें और उनमें काफी डिफरेंस नहीं होता, थोड़े से टाइम का गैप रहता है। अब इनका मार्च में स्टार्ट हुआ है तो डेफिनेटली आपका भी मार्च में स्टार्ट होगा। इनका 1-2 तारीख है तो हमारा भी 2-3-4 तारीख के बीच से ही टाइम टेबल शुरू होता है, क्योंकि बहुत सारे कोर्स होते हैं। हम नॉर्मली क्या जानते हैं, गणित और हमारा वाणिज्य और आपका विज्ञान और आपका आर्ट्स जो सामाजिक ज्ञान होता है, यही 4 विषय जानते हैं ना। इसके अंदर भयंकर सारे विषय पढ़े हैं, बहुत सारे कोर्स पढ़े हुए हैं। हमारा बीबीए, बीकॉम, बीबीए, एलएलबी होता है, इसी तरह से एलएलबी होता है, बीए होता है, बहुत सारे विषय होते हैं, बहुत सारे कोर्स होते हैं। तो सबका टाइम टेबल बनता है तो पूरे मार्च से लेकर के अप्रैल तक और मई तक का भी चलता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, मार्च से आप लोग का भी समय सारणी बिल्कुल आ जाएगा, पेपर उसी समय से स्टार्ट होगा। तो अब आप लोग को अपनी प्रिपरेशन तैयारी अपनी शुरू कर लेनी है। क्या तैयारी पढ़ाई की, याद रहे मार्च, उससे पहले फरवरी और उससे पहले जनवरी, ये आपके पास 3 महीने हैं जिसको आप 90 दिन बिल्कुल मान सकते हैं। कुछ कमी हुआ तो एडजस्ट कर लेंगे। 90 दिन का समय है, दिसंबर का आज 28 तारीख है। 90 दिन का आपके पास समय है। इस 90 दिन में आपको देख लेना है विषय कितने हैं आपके। भैया 9 विषय है, डिवाइड कर दो 9×90। पर सब्जेक्ट के लिए आपके पास जो दिन बचा वो कितना दिन बचा, 10 दिन। मतलब हर विषय की तैयारी केवल 10 दिन में करना है और एक विषय को आप पढ़ करके देखो, पता चल जाएगा कि कितना बड़ा सिलेबस है। तो समय बहुत कम है, पढ़ना बहुत ज्यादा है। ऐसे में सबसे जरूरी बात ये हो जाती है कि बच्चों को ये पता हो हमारे सिलेबस क्या है, दूसरा ये पता हो उन सिलेबस के अंदर कितने चैप्टर हैं, उस चैप्टर के अंतर्गत कितने चैप्टर इंपॉर्टेंट है और कितने चैप्टर अनइंपॉर्टेंट है, जिनको बिल्कुल साइड कर दें। अब जो इंपॉर्टेंट है उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि किसी भी चैप्टर के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, उनमें से कोई 2 या 4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आते रहता है, उसी क्वेश्चन को बदल बदल करके पूछते रहते हैं। तो आपको उन चैप्टर्स के बारे में पता होना चाहिए और उस चैप्टर के अंदर उन क्वेश्चंस के बारे में पता होना चाहिए। अब ये सब कौन बताएगा, स्वयं आपके एसडीएम सर बताएंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहो और वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि जितना कुछ बताने वाला हूँ वो आपके बहुत काम आने वाला है। इस वीडियो में अगर आप अभी एंड तक रुके तो आपको ये पता चल जाएगा तैयारी कैसे करनी है, कितना कम समय बचा है, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या हमारा प्लानिंग होना चाहिए, नियोजन कैसे होता है, ये सब कुछ आप जानेंगे और एक बेहतर तैयारी करके बहुत अच्छे अंकों से आप पास हो जाएंगे। कॉलेज में परसेंटेज मैटर नहीं करता, पर उनके लिए बहुत मैटर करता है जो आगे की पढ़ाई और कंटिन्यू करना चाहते हैं, क्योंकि अगले तल पर आप स्टेज पे जाना चाहेंगे तो यहाँ पर परसेंटेज मांगा जाता है। मान लेते हैं आपको एम कॉम करना है लेकिन बी कॉम में आपका केवल 50 या 50 से नीचे का परसेंट बना तो फिर आप एलिजिबल नहीं होते रेगुलर करने के लिए। ऐसी बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं जिनको आपको इग्नोर कर देना है अगर आप पढ़ाई आगे नहीं करना चाहते। लेकिन आगे बहुत पढ़ना है, बहुत आगे बढ़ना है, बहुत कुछ आपकी प्लानिंग है, तो हर जगह थोड़े बेटर परसेंटेज लाने जरूर, कम से कम 60% इतनी प्राथमिकता मांगी जाती है कि फर्स्ट डिवीजन से बच्चे पास होने चाहिए। अब ये ध्यान रखना 9 विषय हैं। अगर मैं बीकॉम के हिसाब से बात करूं, आपका एक अकाउंट होता है जिसके साथ कम्युनिकेशन जुड़ा होता है, एक बिजनेस मैथमेटिक्स होता है जिसके साथ BRF जुड़ा होता है, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इन्वायरमेंट होता है जिसके साथ इकोनॉमी जुड़ा होता है, लास्ट में खुद एक इन्वायरमेंट होता है जो कि कंपलसरी है दिलाना, फिर आपका एक हिंदी होता है और एक इंग्लिश होता है। तो ये सब आपके टोटल 9 विषय होते हैं जो सभी बच्चों को पढ़ना जरूरी है। अब हर एक विषय आपका 75 नंबर का आता है। कितने नंबर का, 75 नंबर का। इसमें ये ध्यान रखना है पिछले कई सालों का पैटर्न इस बार काम नहीं करेगा, बदल चुका है। पहले एमसीक्यू के क्वेश्चन हमारे में नहीं आते थे, पर अब आने वाले हैं, जिसका वीडियो आपको अपलोड हो जाएगा, चैनल पे मिल जाएगा। बस सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट रखना और वीडियो को लाइक करते रहो। अपडेट करना मेरा काम है, करना नहीं करना आपका काम है, पर लाइक कर देना ताकि हर बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे। चलो ध्यान देना, एमसीक्यू के क्वेश्चन आने वाले हैं। इसमें अति लघु उत्तरी के प्रश्न आने वाले हैं, दीर्घ उत्तरी के प्रश्न आने वाले हैं, लघु उत्तरी, ये सारे प्रश्न जो 2, 3, 1 नंबर के इंपॉर्टेंट होते हैं ये सब आने वाले हैं। बड़े क्वेश्चन भी आएंगे पर पूरे एक क्वेश्चन 15 नंबर का ना होकर के 7, 8, 5 इस तरह से डिवाइडेड होंगे।
क्योंकि अभी लेटेस्ट में जो बच्चे सप्ली दिलाए हैं ना इस वर्ष, उनका मैंने क्वेश्चन पेपर देखा है, तो पैटर्न बदल जा रहा है, चीजें बदल जा रही हैं। कुछ जगह नॉर्मली पिछले जैसे दिया जा रहा है, पर अभी आप अजय माला लेकर के देखो, आपके एरिया के जो भी आपने अजय माला लिया होगा, अगर उसमें कुछ कुछ विषय में एमसीक्यू के क्वेश्चन है तो उस विषय से शायद आ सकते हैं, ये आप मान करके चलिए। तो बड़े क्वेश्चन तो पढ़ना है, साथ ही साथ छोटे क्वेश्चन भी देखना है। अब छोटे क्वेश्चन अलग से नहीं पढ़ना है, जैसे कि मान लेते हैं आपके एक चैप्टर है नियोजन का, इन चीजों को ध्यान से समझना जो मैं अभी बताने वाला हूँ, एक ही बताऊंगा वो सब विषय के लिए लागू होगा। मान लेते हैं चैप्टर का नाम है नियोजन, इसी से छोटे क्वेश्चन बनने हैं, इसी से बड़े क्वेश्चन बनने हैं, तो वो कैसे बनेगा? सबसे पहले आपको नियोजन का आशय पढ़ लेना होता है, जिसको आप अर्थ कहेंगे, साथ ही साथ इनकी परिभाषा भी पढ़नी होती है। आशय, परिभाषा, प्रस्तावना, ये सब पढ़ने से यही आपके बेसिक चीज होते हैं जो 2, 3, 4, 5 नंबर तक के लायक होते हैं। इसके बाद आपको हर एक पॉइंट में विशेषता तो जरूर पढ़ना होता है, और इसको आप प्रकृति भी बोल सकते हैं या गुण भी बोल सकते हैं, ये आपको पढ़ लेना होता है। ये पॉइंट्स है सिमिलर, कोई एक भी पढ़ लोगे तो चलेगा। इसके बाद आपको उसके लाभ पढ़ लेना है, जिसको हम महत्व भी कहते हैं या फायदे भी कहते हैं या आवश्यकता भी बोलते हैं। ठीक है, ये सब एक ही पॉइंट है, इनमें से एक पॉइंट आपको मतलब लाभ पढ़ने, पूरे लाभ के पॉइंट को पढ़ो, लेकिन पूरा डिटेल से पढ़ो। ठीक है, कई चीजों में दोष होता है, क्या नुकसान है उसके, उसको नुकसान भी कहा जाता है, या उसको प्रभावित करने वाले तत्व होते हैं। इन टॉपिक्स को पढ़ना है इस नियोजन के अंतर्गत। अब एग्जाम क्या करेगा, अगर छोटे छोटे क्वेश्चन देना है तो ये पूछेगा नियोजन क्या है, उसकी 2 विशेषता या 3 लाभ बताइए, वो बन गया 5 नंबर का क्वेश्चन। केवल 3 नंबर में देना होगा तो पूछेगा नियोजन क्या है, परिभाषा दीजिए, नियोजन को समझाते हुए उसकी स्पष्ट परिभाषा दीजिए। तो आपको आशय को समझाना है, और किसी 2-3 जो प्रोफेसर होते थे उन्होंने लिखा है, जैसे मार्शल होते हैं, ऐसे लोगों की परिभाषा को उसमें लिखना है, ताकि वो बेहतर तरीके से समझ में आए और अच्छा दिखे। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो मैं एक पर्सनल एक विषय का जो वीडियो बनाता हूँ कि इसकी तैयारी कैसे करें, क्या इंपॉर्टेंट है, तो उसको ध्यान से देखा कर, उसमें आपको पता चलेगा। लेकिन इस तरह से आपको पढ़ना होता है किसी भी चैप्टर के अंतर्गत आशय, विशेषताएं, महत्व और दोष, और उसको प्रभावित करने वाले तत्व, यही जो टॉपिक होते हैं ना, इनसे क्वेश्चन उठता है, और बहुत सारी चीजें छोड़ने लायक होते हैं, उनको नहीं पढ़ना होता। कुछ कुछ चीजों में उनके क्षेत्रों को पूछता है, पर क्षेत्र हर जगह नहीं पूछा जाता। लेकिन ये सब टॉपिक टच करने वाले टॉपिक हैं जो एग्जाम पूछता है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान देना, टॉपर के लिए छोटा सा हिंट, टॉपर ने पास होने के लिए गत 5 सालों के क्वेश्चनों में से कम से कम 2-2 क्वेश्चन या किसी चैप्टर से आने वाले बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। जैसे कि नियोजन से मान लेते हैं, गत 5 सालों में हर बार क्वेश्चन आया है, इस नियोजन के भी पूरे क्वेश्चन देख लो, या कम से कम उन 5 सालों में से जो इस चैप्टर से क्वेश्चन है उनको पढ़ लो, इन्हीं में से एक रिपीट किया जाएगा। लेकिन इन 5 सालों में से कोई क्वेश्चन छुआ ही नहीं है, तो हो सकता है वो इस साल भी ना टच करे, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट ही नहीं लगा, तो 5 सालों में उसको नहीं पूछा है, तो इस बार क्या ही पूछेगा। हाँ, लेकिन उसको कुछ डिफरेंट करना है ना, तो वो पूछ सकता है। तो यूनिवर्सिटी 2 तरह से काम करती है, एक तो पूरे पैटर्न को दोहराते रहती है, दूसरा कभी कभी कुछ चीजों में यूनिक काम करने की कोशिश करती है। तो वो डिपेंड करता है कि स्थिति कैसी होने वाली है, यूनिक पूछने वाली है कि कंटिन्यू करेगी, है ना। वो आपको देखना पड़ेगा अपने सेशन के अनुसार कि आपकी यूनिवर्सिटी किस तरह के क्वेश्चन बनाती है, पिछले वर्षों में, उसके पहले वर्षों में, फिर वर्तमान का आप डिसाइड कर सकते हैं कि अभी यहाँ पर कैसे बनेगा। आते हैं समय सारणी की बात। तो देखो, 2 प्रकार के बच्चे हो सकते हैं, एक एकदम फ्री, जो बैठे बैठे खेल रहे होंगे फ्री फायर, और दूसरा जो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होंगे। 2 तरह के बच्चे हो सकते हैं। अब इनमें दोनों ही बेटर है। जिसके पास समय कम है वो अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करता है, जिसके पास समय बहुत ज्यादा है वो अपनी पढ़ाई बिल्कुल नहीं करता या घंटा करता है, ये समझ लो, वो अपने समय को नष्ट कर देता है। तो दोनों ही प्रकार के बच्चों को अपने कमर को कस लेना है, अपने एक सही शेड्यूल बनाना है, टाइम टेबल फिक्स कर लेना है और तैयारी करना है। क्या शेड्यूल होना चाहिए उस पर थोड़ी चर्चा करते हैं, ध्यान देना। देखो, जो भी बच्चे काम करते होंगे, सुबह 4-5 बजे से काम में नहीं जाते होंगे, मैक्सिमम जो शहर में काम करते हैं, यहाँ की दुकानें 10 बजे लगभग खुलती है, तो 9-10 बजे ही लोग काम पे जाते हैं। हम मान के चलते हैं 10 से 11 के बीच में आपको काम में जाना होता है। तो इसका मतलब आपको सुबह 5 बजे का शेड्यूल तैयार कर लेना है कि मुझे 5 बजे उठना है, 5:30 बजे तक मुझे फ्रेश हो जाना है, 5:30 या फिर 6 बजे से मुझे पढ़ना है। कब तक पढ़ना है? कम से कम 9 बजे तक पढ़ना है मुझे। तो इस बीच में आप अपने लिए कम से कम 3 घंटा आप निकाल सकते हैं।
इस 3 घंटे में कम से कम 2 विषय या फिर एक ही विषय की तैयारी कीजिए। लेकिन 2 विषय कर सकते हैं 1.5 घंटा पढ़ के, तो बहुत अच्छी बात है। इस 3 घंटे के अंदर कम से कम 2 विषय का तैयारी कीजिए, कोई 2 सब्जेक्ट का। वो 2 सब्जेक्ट कुछ भी हो सकते हैं। आपको हिंदी इंग्लिश पहले करना है, आप हिंदी इंग्लिश कर लीजिए, क्योंकि पहला पेपर इन्हीं का होता है हमेशा। अभी 10वीं 12वीं का भी जो बोर्ड का टाइम टेबल आया उसमें हिंदी इंग्लिश को ही पहले रखा गया है, बाद में आपके अपने विषय हैं। तो इसीलिए आप कोई भी 2 विषय की तैयारी करेंगे। अब मान लेते हैं अपने काम में गए, तो अधिकतर रात के 9 8 इतने बजे तक काम करते हैं। लड़कियां करेंगी तो उनको भी 8 से 9 तक ही करना रहता है, कोई कोई का 10 बजे तक चलता है। तो मान लेते हैं आपने रात के 8 9 10 बजे तक अपना काम खत्म किया, तो अब आपके पास तुरंत तो सोते नहीं होंगे, क्योंकि उतने ज्यादा थकते नहीं हो सकता है कि बच्चे सो जाते होंगे। फिर भी कोशिश करना है कि जो भी आपका टाइम हो 12 1 बजे तक, कैसे भी आपको जो समय मिले, 1 घंटा लास्ट में और निकाल लेना है किसी एक और विषय के लिए। एक दिन में कम से कम 3 विषय पढ़ना है। ये काम में जा रहे हैं उन बच्चों के लिए है, साथ ही साथ जो घर में उनको भी 5 बजे अलार्म लगा के उठना है। ये मत सोचना हम तो घर में हैं, हम क्यों सुबह से उठे, हम तो बाद में अपना दिन भर पढ़ सकते हैं ना। जागरूकता जरूरी है किसी भी चीज को लेकर के। परीक्षा में पास होना है इसलिए फॉर्म भरे हो, तो फॉर्म भरे हो तो जागरूक हो जाओ। अब 3 महीने बचे हैं, मतलब 90 दिन। 90 दिन के अंदर एक सही शेड्यूल टाइम को फॉलो करिए। एक हफ्ता फॉलो करके देखिए, कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, मेहनत कर सकते हो और अच्छे नंबर से पास हो सकते हो। नहीं कर पाए ना इसको घर में रह करके भी, तो फिर निठल्ले हो भाई साहब, और कुछ नहीं कह सकते। ये दोनों के लिए है। अब ध्यान देना, प्रॉपर जो फ्री बचे उनके लिए आपको भी क्या करना है, सुबह उठ जाना है, 6 बजे से 9 बजे तक पढ़ाई कर लेना है, या फिर 8 बजे तक कर लेना है। 8 बजे के बाद नाश्ता कर लीजिए, फिर 9 बजे के बाद फिर पढ़ाई कीजिए। 11 साढ़े 11 तक 2 घंटे पढ़िए, फिर आप नहाना वहाना, टीवी देखना, खाना खाना कीजिए, आधा घंटा रेस्ट कीजिए। फिर आपको 12 1 बजे के बाद जो भी 1 1.5 घंटा आपने अपना समय निकाला, उसके बाद फिर से 1:30 या 2 बजे से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी है, जिसको कम से कम 4 या 5 बजे तक करना है। 3 घंटा खींचना है या 4 घंटा खींचा जाए बहुत अच्छी बात है। 3 4 घंटे की पढ़ाई यहाँ पर होनी चाहिए। उसके बाद फिर से ब्रेकफास्ट आपको कर लेना है, चाय पी लेना है, घूम लेना है, रेस्ट कर लेना है। 1 घंटा बिल्कुल मत पढ़ो। फिर जो आपका 6 बजे का या 6:30 बजे का, उसको 8 बजे तक पढ़ाई करो। लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों को ही पढ़ो। 8 बजे के बाद घर का काम कर लो, खाना बनाना, कुछ भी काम करना, पानी वानी भरना, ये काम आप 1 घंटे के अंदर खत्म करो। 9 बजे तक खाना वाना खा भी लो, 10 बजे तक फिर 10 से पढ़ाई करो। 10 से 12 बजे तक की आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। ये शेड्यूल सबको फॉलो कर लेना है, चाहे आप घर में रहो चाहे काम में जाओ। इस शेड्यूल के अनुसार आप पूरे दिन भर में एटलीस्ट 5 से 6 घंटे पढ़ने को मिल जाएगा, उससे ज्यादा भी मिलेगा। आप 8 घंटे भी पढ़ रहे हैं लेकिन आपको पता नहीं चलेगा, आप 2 2 घंटों में पूरे घंटों को बांट दिए। अब आपको ये देख लेना है कि कौन से विषय हैं जिनके एग्जाम सबसे पहले होते हैं, उनकी पहले तैयारी हो जाए। कौन से ऐसे विषय हैं जो काफी टफ हैं और जिसकी आप तैयारी कर ही नहीं सकते, तो उस पर उतना ज्यादा मेहनत मत करना, क्योंकि हर विषय जुड़ा हुआ है। अकाउंट के साथ कम्युनिकेशन और मैथमेटिक्स के साथ बीआरएफ। आपको लगता है कि आप मैथ्स बना ही नहीं सकते, तो कोई बात नहीं, उसकी कुछ थ्योरीज मैं बताऊंगा, उसको पढ़ना। बाकी जो उसके साथ जुड़ा हुआ है बीआरएफ, उसको उसकी पूरी तैयारी करो। पूरे 3 घंटे उसकी थ्योरी पढ़ो, ताकि उसके 5 क्वेश्चन पूरा बना के आ सको। उस पूरे 5 क्वेश्चन को बनाओगे, हर एक क्वेश्चन में 15 ना मिल के 10 नंबर भी मिलेगा, तो 50 नंबर आपका कंफर्म है। और 50 नंबर बीआरएफ में ले आए, 5 10 नंबर गणित में ले आना, पास हो जाओगे भैया, पास हो जाओगे। 54 नंबर दोनों विषय मिला करके लाने होते हैं। अब तो छोटे छोटे क्वेश्चन के आने वाले हैं, तो पास होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखना और अपनी तैयारी बेहतर तरीके से करना। जो भी चीज आपको टफ लगती है या उसमें क्या पढ़े समझ नहीं आता है, तो वो मैं आपको बताता हूँ, अपलोड करता हूँ, छोटा सा हिंट भी देता हूँ कि गत 5 6 सालों में जितने भी क्वेश्चन आए हैं या जिन चैप्टर से क्वेश्चन आए हैं, उन चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर पढ़ लो। उन्हीं से इस साल भी आएगा, किसी नए चैप्टर से नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आपने चीजों को बेहतर तरीके से समझा, हर एक बिंदुओं पर थोड़ा ध्यान दिया होगा कि कैसे समय निकालना है, किन चीजों को पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, किस टाइम पे पढ़ना है। एक प्रॉपर समय निकालो, शेड्यूल बनाओ, घर के दीवार पे रखो, ऐसे बोर्ड पे लिखो। और ये फिक्स नहीं होता, आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं समय के अनुसार। कहीं जाना होगा तो ठीक है, उस दिन घूमना फिरना कर ले, लेकिन दूसरे दिन से पढ़ा। तो हर जगह हर तरह से अपनी पढ़ाई करनी है, और वीडियो को लाइक करनी है और दोस्तों के साथ शेयर करनी है। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, ताकि आपकी तैयारी बेहतर होते रहे, आप एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाइए। ठीक है, तो मेरे आशीर्वाद है आप सभी के साथ, बेहतर तरीके से तैयारी कीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि हर बच्चा तैयारी करके अच्छे नंबर से पास हो सके।